नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल आप लोगों के सामने रख रहे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध आपकी परीक्षाओं से, आपके पेपर से है। तो चलिए ज़रा बिना किसी देर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रदीप गोड, रवि शंकर जी, राजकुमार, राकेश बिश्नोई, प्रेम नोकवाल, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। लगातार आगे बढ़ना ही जीवन है। महेश, सभी मित्र यही बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा जी। कदम कदम बढ़ाते जाओगे तो एक दिन निश्चित रूप से सफलता की ओर आप लोग बढ़ते जाओगे। तो चलिए जरा बातचीत करते हैं आज के सवालों की। और सबसे पहला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या आने जा रहा है। 4 जनवरी 2022 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और सवाल क्या है जरा देखो भाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कल कहां किया, ये आपको बताना है। स्पेस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये कहां पर किया है? राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री हैं और आपको कई बार बताया गया है कि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है, यहां से क्या है, ये एमपी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ये है। इसके साथ साथ एमपी से आपको एक योजना जरूर ध्यान आनी चाहिए। एक तो होती है एमपी लेड योजना, एक होती है एमएलए लेड योजना। एमएलए लेड योजना, इन दो के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। हमारे सांसद और विधायकों को जो निधि मिलती है, उस निधि का नाम क्या है? तो उस निधि को कहा जाता है, एक को तो एमपी लेड और एक को कहा जाता है एमएलए लेड। विधायकों को भी अब 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मिलती है। इधर यहां पर भी अब जो बचा हुआ वर्ष था उसके लिए तो 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे केंद्र सरकार की ओर से सांसदों को, लेकिन वापस ये प्रति वर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन पिछले 2 वर्ष जो हैं, पिछले दो वर्ष में इसको क्या कर दिया गया था? एक बार इसे बंद कर दिया गया था। कारण क्या था? कारण था कोविड-19। इन दोनों राशियों में हमारा जो एमपी है वो ध्यान रखिएगा, पूरे अपना जो संसदीय क्षेत्र है, अपना जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में कहीं भी खर्च कर सकता है अगर वो हमारे लोकसभा का सदस्य है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य है, जैसे मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, तो राजस्थान के पूरे इलाके में कहीं भी क्या कर सकते हैं, वो इस प्रकार की राशि को खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और मनोनीत अगर है तो वो पूरे देश भर में कहीं भी खर्च कर सकता है, पूरे देश में कहीं खर्च कर सकता है। ये दोनों अगर किसी ऐसी जगह खर्च करना चाहते हैं जहां बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, उस विपदा के समय वहां पर इनका मन है कि उन लोगों की सहायता की जाए, तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके देख रेख में ऐसा काम कर सकते हैं, वहां पर राशि को भेज सकते हैं। लेकिन वहां पर राशि को 20% से ज्यादा राशि वहां ये नहीं भेज सकते। और इन दोनों लोगों को ही एससी और एसटी जो क्षेत्र है, उस एससी और एसटी क्षेत्र का खास तौर पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इन दोनों में भी इस प्रकार की राशि को यहां पर लगाना होगा। तो ये सारी बातें जो है वो इसके संबंध में ध्यान रखना है कि एमपी लेड योजना क्या है और एमएलए लेड योजना क्या है। इसके बाद हम बात करें रिसर्च, स्पेस रिसर्च सेंटर की। ये स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कैसे किए जाएं, कौन कौन से नए इनोवेशंस वहां हो सकते हैं, कौन कौन सी नई खोजें वहां हो रही है, और दूसरे देश भी वहां किस प्रकार के काम कर रहे हैं और हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए क्या काम किए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखने के लिए एक स्पेस रिसर्च सेंटर जो है उसका उद्घाटन हाल ही में राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना, ये किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और क्या है, हरियाणा जो है इसकी संयुक्त राजधानी है।
प्लस दूसरी बात ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो भी कौन सा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। इसके अलावा इन दोनों राज्यों को आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वैसे चंडीगढ़ जो है वो यूटी होने के नाते यहां पर प्रशासक नियुक्त होना चाहिए, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो है इन लोगों की जिद कह लीजिएगा, यहां प्रशासक की नियुक्ति नहीं होकर क्या किया जाता है, राज्यपाल ही नियुक्त किया जाता है। अब जरा देखिएगा, यहां है डिब्रूगढ़ असम, असम में ऐसा कुछ नहीं किया गया। नई दिल्ली जो है वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जयपुर राजस्थान में भी नहीं हुआ। देखिए स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन स्पेस में काम करने वाले भारत की शीर्ष संस्था जो है उसका नाम क्या है, इसरो है। इस इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। कहां पर है, बेंगलुरु में है। और इसरो के बारे में यह भी ध्यान रखना कि इसरो विभिन्न प्रकार के देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उसमें टॉप जो देश हैं, जैसे नासा है, जैसे आप लोगों की स्पेस एक्स प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर की श्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों में इसरो का नाम क्या किया जाता है, गिना जाता है। तो आपको यह भी पता होगा फिर कि इस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख जो हैं वो के सिवान है। कौन है, के सिवान इसके प्रमुख हैं। और विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे आपका चंद्रयान है, कौन सा है, चंद्रयान है। इस चंद्रयान मिशन है, वैसे मंगलयान है, मंगलयान है। इन मिशनों को अंजाम देने के लिए इसरो जो है वो लगातार क्या करता है, काम करता है। तो 15 अगस्त 1969 जो है क्या है, 15 अगस्त 1969 जो है इस दिन किसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जयपुर इसका सही जवाब नहीं है, सही जवाब क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में स्पेस रिसर्च सेंटर जो है उस स्पेस रिसर्च सेंटर की क्या की गई थी, कल उद्घाटन किया गया था। कितने तारीख को, तो तारीख भी याद कर लीजिएगा भैया, 3 तारीख को इसका क्या किया गया है, 3 जनवरी 2022 को इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए जरा अब बढ़ते हैं आगे और आगे वाले सवाल पर हम आपसे बातचीत करते हैं जी। चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखिए और उसका जवाब दीजिए। यहाँ है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं 2-3 दिन से। राजस्थान के जो व्यक्ति हैं मिठेश निर्मोही, उनके बारे में मैंने बताया था आपको कि मिठेश निर्मोही जो है उनको अपनी रचना के लिए क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जो है वो कौन सी बात जो आ रही है वो जरा देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, निश्चित अगली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी जो है उस भाषा के लिए किसको दिया गया है, अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है, या ए व बी दोनों सही है या नन ऑफ दीज। इसमें मैंने तीनों चीजें शामिल की है। पहला जो है वो भाषा है, भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों है। उसके बाद व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का नाम मैंने यहां लिखा है। उसके बाद उनकी कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें यह दिया गया है पुरस्कार, वो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले देखिएगा भैया, ये 24 जो है 24 भाषा जो है 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें से 22 भाषा वो है जो 8वीं अनुसूची की है। किसकी है, 8वीं अनुसूची की है। ये सवाल मैं 2-3 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं इसलिए कि आपको जल्दी जल्दी ये चीजें याद रहे और लंबे समय तक रहे ताकि आपका बार बार रिवाइज हो सके। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो शामिल हैं वो 22 भाषा है वो, और प्लस 2 भाषा जो है वो अन्य है। 2 भाषा अन्य कौन सी है, एक आपकी अंग्रेजी है, एक आपकी क्या है, अंग्रेजी है। दूसरी क्या है, दूसरी आपकी राजस्थानी है। दूसरी क्या है, राजस्थानी है। दूसरी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी। इन 2 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होते हुए भी यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में मिठेश निर्मोही को यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। अब बात करें कि इसकी अंग्रेजी की और हिंदी की परीक्षा की दृष्टि से ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया और एक अंग्रेजी भाषा को किसको दिया गया। और आप राजस्थान से संबंध रखते हैं तो राजस्थान की परीक्षाओं में राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया। ये 3 आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं। हाँ जी, मुक्ति रचना है, मिठेश निर्मोही की कौन सी रचना है, मुक्ति है। ये इनका एक काव्य संग्रह है मुक्ति। इसके लिए मिठेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए, मिठेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम क्या है, मिठेश निर्मोही का काव्य संग्रह मुक्ति है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। अब जरा सुनो, हिंदी भाषा के लिए दुर्गा प्रकाश सिन्हा कौन है, दुर्गा प्रकाश सिन्हा है। इनका एक नाटक है जिस नाटक का नाम है सम्राट अशोक। अशोक के बारे में आपने सुना होगा, मौर्यकालीन शासक है, मौर्य काल के प्रसिद्ध शासक है भैया अशोक। आप लोग जानते हैं अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो हैं अंग्रेजी नमिता गोखले जो है, नमिता गोखले, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है यिंग्स टू लिव बिहाइंड, यिंग्स टू थिंग्स है, ये क्या है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड है, यिंग्स नहीं है। यिंग्स क्या होगा भाई, ये है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ये इनका एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। तो भैया हिंदी है उसमें दुर्गा जी आएगी तो प्रकाश हो जाएगा, और नाटक इनका कौन सा है, वो है आपका सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक है। उनको यहां पर क्या करने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए हिंदी भाषा में लिखा गया एक क्या है, नाटक है। अंग्रेजी में नमिता गोखले है, उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। यानी ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूं, तो अब जरा सुन लीजिएगा। हिंदी भाषा के लिए प्रकाश, दुर्गा प्रकाश जो है, निर्मोही कह दीजिएगा, दुर्गा प्रकाश सीधा याद कर लीजिएगा, क्योंकि निर्मोही याद करोगे राजस्थान वाला याद आ जाए। तो दुर्गा प्रकाश, उसका एक नाटक है जिस नाटक का नाम क्या है, अशोक सम्राट, सम्राट अशोक है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो अंग्रेजी भाषा के लिए गोखले साहब को दिया गया है। गोखले नाम याद आ जाएगा तो भी आपको याद रह जाएगा। इनका एक उपन्यास है, इनका क्या है, एक उपन्यास है। जिस उपन्यास का नाम क्या है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड है, ये याद रख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। जरा चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं। यहां पर अगला सवाल ये रहा, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उसी से रिलेटेड बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है। वैसे ध्यान रखना, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना 1954 में इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। तो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को यह कार्य दिया जाता है। ठीक है। हाँ, राकेश वर्मा जी आज और आपके पास नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके बाद आपको डेली पीडीएफ इसकी मिल जाएगी क्लास की। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी आपको शेयर कर देंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन आज और कल 2 दिन ये कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद आपके स्टार्ट होगा। कुछ बहुत सारी नई बातें भी इस क्लास में हम ऐड करने वाले हैं। 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार यहां लिखा गया है, बाल साहित्य अकादमी है, इसका मतलब छोटे लेखक जो होते हैं, ठीक है, कम उम्र के, छोटे का मतलब साहित्यिक रूप से कम नहीं, उम्र कम जो है, उन बाल साहित्य अकादमी पुरस्कारों में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, ये बताइएगा। देवेंद्र मेवाड़ी को, यानी बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उस साहित्य की हम बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों के पढ़ने वाला जो साहित्य होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहां देवेंद्र मेवाड़ी है या अनुराधा शर्मा है या खालिद हुसैन है या प्रकाश चंद्र है, ये आपके सामने नाम लिखे गए। इनमें से सही क्या है जरा बताइएगा। हाँ जी, विज्ञान में जीता। ठीक है, विज्ञान की रचनाएं, छोटे बच्चे जो हैं वो विज्ञान के अधिकांश विषयों में अपनी रुचि रखते हैं और उस रुचि को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के विभिन्न रहस्यों पर लिखी गई एक पुस्तक है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। ऐसी रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इनमें से सॉरी
बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो देवेंद्र मेवाड़ी जो है इनको विज्ञान विषय पर लिखे गए अपने विभिन्न प्रकार की रचनाओं के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कौन है? देवेंद्र मेवाड़ी है। देवेंद्र मेवाड़ी को ऐसा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी हां, चलिए, देवेंद्र मेवाड़ी को विज्ञान की विभिन्न रचनाओं के लिए ऐसा पुरस्कार दिया गया है। चलिए राकेश जी, कल से परसों से आपको मिल जाएगी सब, चिंता मत करो इस बारे में, ठीक है। यहां पर आपका सही जवाब होना चाहिए कि विज्ञान विषय पर। ये सारे जो नाम लिखे मैंने, अनुराधा शर्मा है, खालिद हुसैन है, प्रकाश चंद्र है, इन सबको भी दिए गए हैं। किसी को असमिया भाषा के लिए दिया गया है, असमिया भाषा के लिए, किसी भैया उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, किसी को बंगाली भाषा के लिए दिया गया है। लेकिन ये सब आपको याद करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ आप इतना याद कर लीजिएगा कि देवेंद्र मेवाड़ी जो है इनको किस भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हिंदी भाषा की इनकी रचना है देवेंद्र मेवाड़ी की। बाल साहित्य अकादमी विज्ञान विषय पर इनके विभिन्न प्रकार के कामों को देखकर ऐसा किया गया है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। यहां है अगला सवाल आपके सामने। अब मेरे हिसाब से पूरा दिखाई दे रहा है यहां पर। हाँ जी, यहां है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ये बताओ जरा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? अब की बार ध्यान से पढ़िएगा, बाल की जगह क्या है? युवा है। यहां लिखा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। यहां लिखा है अच्छे शब्दों में कि हिंदी भाषा के लिए ऐसा पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, ये जरा बताइएगा। हाँ जी, चलिएगा। यहां पर है अभिजीत बोरा, हिमांशु वाजपेयी, महेश दहल, दृष्टि सोनी। इनमें से कौन सा सही जवाब है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो किसको दिया गया है ऐसा पुरस्कार, आपको बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में आपको सारी बातें मैंने पहले ही बता रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है। वैसे इनकी घोषणा 30 तारीख जो है 30 दिसंबर 2021 को की गई थी। और यहाँ पर पहले वाले में अनुराधा शर्मा पुजारी थी, उसका असमिया भाषा के लिए दिया गया था। आपको ये भी पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हम युवा पुरस्कारों की अगर बात कर रहे हैं तो अकादमी के 22 भारतीय भाषा जो है युवा पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनमें से हम बात करें हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो यहाँ हिमांशु वाजपेयी जो है इनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है। अभिजीत बोरा को असमिया भाषा के लिए दिया गया है। महेश दहल को नेपाली भाषा के लिए दिया गया है। और दृष्टि सोनी को गुजराती भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, स्क्रीन तो पूरी दिखाई दे रही है, आंखें खोल कर दे, समझ गए। यहां है हिमांशु वाजपेयी। हिमांशु वाजपेयी को किस भाषा के लिए दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? हिमांशु को। दृष्टि को किस भाषा के लिए दिया गया? दृष्टि को गुजराती भाषा के लिए यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। लेकिन आपको हिंदी के अलावा ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अभिजीत बोरा को असमिया भाषा के लिए और नेपाली भाषा के लिए दहल को दिया गया। महेश दहल को किस भाषा के लिए? नेपाली भाषा के लिए दिया गया, नेपाली। और इसको किसके लिए? असमिया भाषा के लिए दिया गया, असमिया भाषा। लेकिन आप परीक्षा की दृष्टि से याद कौन सा करिएगा? हिमांशु वाजपेयी जो है युवा पुरस्कार है। देखो, एक तो सीधा साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, एक बाल साहित्य पुरस्कार होता है, एक इसके अलावा युवा होता है। तो युवा, बाल, ये सब जो हैं ये सिर्फ 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये जो नीचे वाले हैं ये कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में ही
दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि युवा कौन है, हिमांशु युवा है। हिमांशु क्या है, युवा है। तो हिमांशु को तो दिया गया, ये सब हिंदी भाषा में याद करने आपको, सिर्फ ये दोनों किस भाषा में याद करने, हिंदी में याद करने। अंग्रेजी और राजस्थान में ये दिए नहीं जा रहे, इस वजह से आपको यही सब याद करना है। तो इसका सही जवाब क्या है, हिमांशु वाजपेयी है। चलिए जरा ये नीचे वाला, पहले वाला यहां ध्यान रखना, देवेंद्र मेवाड़ी जो है उसको बाल साहित्य दिया गया है, और यहां पर हिमांशु को कौन सा दिया गया है, तो हिमांशु को दिया गया आपका युवा पुरस्कार। हिमांशु तो क्या है, युवा है, और देवेंद्र क्या है, तो देवेंद्र मेवाड़ी जो है वो बालक है अभी, तो बाल तो किसको दिया गया है, देवेंद्र मेवाड़ी को, और हिमांशु वाजपेयी जो है वो क्या है, युवा है। तो वाजपेयी जी जो हैं वो हमेशा युवा ही रहते हैं, तो हिमांशु जी को युवा पुरस्कार दिया गया। ऐसे इनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टच करके याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा और कभी भूलोगे नहीं, और आप ऑप्शन वाली परीक्षाओं को देते हैं इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, सवाल यह कि डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, हाल ही में आपको यह बताना है। डीआरडीओ का 64वां स्थापना वर्ष अभी हाल ही में कब मनाया गया था। डीआरडीओ का अभी स्थापना वर्ष मनाया है, और डीआरडीओ के बारे में तो आपको हर दिन बताते हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ के बारे में खूब अच्छे से जानकारी भी होनी चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई, कब की गई, ये सब बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अभी तो परीक्षाओं में एक हद हो गई, एक परीक्षा में तो अभी इसका जो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यह भी क्या कर लिया गया था, पूछ लिया गया था। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किस दिन हुई थी आपको यह बताना है, ठीक है। बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम जो है वो इसका क्या है, मोटो है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, क्योंकि जिनके सिलेबस में होता है उससे इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। यह इसका क्या है, मोटो है भाई, ये इसका मोटो है, बलस्य मूलम विज्ञानम, इसके बारे में पूछ लिया। अभी 64वां स्थापना दिवस डीआरडीओ का क्या किया गया, मनाया गया है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना जो है वो किस दिन हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसरो की बात करें तो इसरो की अभी अभी अपन ने पढ़ी थी कि 1969 जो है इस दिन 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों तो हर परीक्षाओं में सवाल आ ही रहे हैं, अभी अभी पीछे आपने देखा होगा 2-3 परीक्षाओं में सवाल यहां से पूछा गया है। तो यहां पर अब बात करते हैं डीआरडीओ जो है, इस डीआरडीओ के वर्तमान में निदेशक कौन है, यानी प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जो है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जो है ये इसके प्रमुख हैं। इन्हें अभी हाल ही में आर्यभट्ट जो पुरस्कार होता है, आर्यभट्ट पुरस्कार, आर्यभट्ट क्या है, पुरस्कार, इस आर्यभट्ट पुरस्कार से भी क्या किया गया, इन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला। इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद है। विभिन्न प्रकार की मिसाइल, विभिन्न प्रकार की क्या है, मिसाइल है, इसके अलावा युद्धक टैंक है, ठीक है, युद्धक टैंक है, मिसाइल है, रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य करने के साथ साथ कोरोना महामारी के समय में, कोरोना महामारी के समय 2DG नाम से इन्होंने एक ओरल वैक्सीन जो बनाने का काम किया है। ओरल क्या किया है, वैक्सीन कह दीजिए या उसे एक पाउडर कह दीजिएगा, इस प्रकार का ओरल पाउडर जो है वो बनाने का भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है। अभी हाल ही में सर्दी जो होती है, इस सर्दी के बचाव के लिए विशेष तकनीक से बनने वाले जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के निर्माण की एक तकनीक इन्होंने तैयार की, और वो तकनीक तैयार करके 5 जो कंपनियां हैं, 5 कंपनियां जो है, इस 5 कंपनियों को इन्होंने क्या किया है, इसे बताया है कि भाई इस प्रकार इसका क्या करिएगा, आप निर्माण करिएगा। तो आप लोग ये सभी बातें जानते हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे कोई ये पूछे तो ध्यान रखना दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के पास में ही आपका रक्षा मंत्रालय का जो है वो हेडक्वार्टर पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ डीआरडीओ का मुख्यालय ठीक उसके सामने है, रक्षा विभाग जो है ठीक वहां पर आपका राष्ट्रपति भवन के पास में क्या है, डीआरडीओ का मुख्यालय। तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का क्या है, मुख्यालय। अभी हाल ही में 1 जनवरी को इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस जो है वो क्या किया है, मनाया है। तो 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2022 को जो है वो मनाया गया है, किसका, डीआरडीओ का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, बताइए भैया।
विनय त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह पठानिया, संजय अरोड़ा, शीलवर्धन सिंह। भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड का आपने नाम सुना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड जो फोर्स है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। यानी तटरक्षक बल जो है इसके 24वें महानिदेशक हाल ही में किसे बनाए गए? शीलवर्धन सिंह के बारे में तो हजारों बार आपको बता दिया है मैंने। विनय त्रिपाठी जो है वो अभी हाल में रेलवे बोर्ड जो है, क्या है, रेलवे बोर्ड जो है, इस रेलवे बोर्ड के प्रमुख बनाए गए। जो मेरे मित्र अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा वो रेलवे के संबंध में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल को जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो एनटीपीसी का आपका पेपर हो, ये विनय त्रिपाठी का नाम जरूर याद करके जाएगा क्योंकि रेलवे बोर्ड के नए महानिदेशक या फिर प्रमुख बनाए गए। आपसे पूछा जा रहा है इसके 24वें निदेशक किसे बनाया गया अभी हाल ही में, ये आपको बताना है। तो यहां पर वीरेंद्र सिंह जो है, कौन है? वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, ये वीरेंद्र सिंह इसका क्या होगा? सही जवाब होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है। वीरेंद्र सिंह क्या है? पठानिया इसके नए महानिदेशक के तौर पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भाई दिसंबर जो 1 तारीख आई उस दिन बीएसएफ जो है इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद एसएसबी जो है उसने अपना स्थापना दिवस बनाया। अभी हाल ही में इनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसको एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महानिदेशक का क्या किया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अतिरिक्त प्रभार जो है वो क्या किया गया? इन्हें दिया गया है। रिटायर होने के बाद उनके स्थान पर उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये एसएसबी क्या करता है और बीएसएफ क्या करता है, इन दोनों में फर्क है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सटी हुई हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें सुरक्षा करने का काम करता है, प्लस इसके साथ साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश के अंदर रहकर नक्सली हमले हैं, इस प्रकार के कई देश के अंदर वाले हिस्से जो हैं वहां पर भी ये रक्षा का काम करते हैं। प्लस ये एसएसबी जो है वो हमारी भूटान और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है, भूटान और किसके साथ? नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा पर रक्षा करने का ये क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पर बीएसएफ के प्रमुख जो है वो पंकज कुमार सिंह, एकदम सही बात है आपकी। लेकिन ये संजय अरोड़ा जी जो है इनको अभी हाल ही में इसके अतिरिक्त जो प्रभार है इसकी जिम्मेदारी इन्हें क्या की गई है? सौंपी गई है। एसएसबी के कुलदीप सिंह थे, कुलदीप सिंह, लेकिन अभी हाल ही में यह अतिरिक्त जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी अभी हाल ही में संजय अरोड़ा जी को दी गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा। हाँ, ये बात भी सुन लो कि भैया ये भारतीय तटरक्षक बल क्या करता है। भारतीय तटरक्षक बल जो है वो भारत की, आपको पता है, एक लंबी तटीय सीमा है, ठीक है। यहां से लेकर गुजरात से, जिसकी गुजरात की सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है, यहां से लेकर हमारा मुंबई हो यानी महाराष्ट्र हो, गोवा हो, इसके बाद आपका कर्नाटक हो, इसके बाद केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये इधर वाला यहां तक पश्चिमी बंगाल तक का इलाका हो, ये सारे के सारे इलाके जो तट से सटे हुए हैं, इन सभी तटीय इलाकों की, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, तटीय क्षेत्रों की रक्षा की जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी है भैया ये तटरक्षक बल की। आप कहोगे नौसेना की भी नहीं है क्या? नौसेना की भी है, ठीक है, नौसेना भी यही काम करती है, लेकिन ये तटों पर ज्यादा सुरक्षा का काम, बंदरगाहों को सुरक्षित रखने का काम, ये सारे काम जो है वो किसके हिस्से में आते हैं? ये तटरक्षक बल के हिस्से में आते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, जरा मेरे मित्रों देखो। हाल ही में किस राज्य में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आपने आपका का नाम सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है आप्सपा, इसका नाम आपने सुना होगा। एक ऐसा राज्य बताना है जिसमें अवधि 30 जून 2022 तक अभी हाल ही में क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई। यानी अशांत क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक स्पेशल तरीके का कानून है जो हमारे सुरक्षा बल है उनको एक विशेष प्रकार का पावर देता है। वो बिना किसी की अनुमति के तलाशी कर सकते हैं, बिना किसी की अनुमति के वो विभिन्न प्रकार की पूछताछ कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के पावर्स हमारे जो है रक्षा बल है उनको प्राप्त हो जाते हैं। और यह जो है वो गृह मंत्रालय इस देश का है, उस गृह मंत्रालय की ये स्पेशल पावर के अंतर्गत आता है। तो यहां पर ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अवधि अभी हाल ही में 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है। ऐसे आपको राज्य का नाम बताना है। कौन सा राज्य है? नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, ठीक है।
तो बताइए जरा कौन सा इसका सही जवाब है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, इनमें से कौन सा सही जवाब है जहां पर अभी हाल ही में ऐसा किया गया है। ठीक है, हाँ जी जी, चलिए 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है इसकी अवधि। ऐसा राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर नागालैंड जो है, क्या है, नागालैंड। नागालैंड वो राज्य है जहां पर क्या कर दी गई है, 30 जून 2022 तक, 30 जून 2022 तक इसकी अवधि को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है इस अवधि को। इसमें क्या होता है, जो हमारा रक्षा बल है, रक्षा बल है, उन रक्षा बलों को क्या किया जाता है, विशेष प्रकार की शक्ति, विशेष प्रकार की क्या कर दी जाती है, विशेष प्रकार की शक्ति यहां पर प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। कई बार इसका विरोध हुआ है और सबसे ज्यादा विवादास्पद भी ये रहा है, विवादास्पद भी ये कानून जो है वो हमेशा रहता है। लेकिन देश में, देश को एक रखने के लिए ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो रक्षा बलों को और देश का गृह मंत्रालय जो है उसको ये सब काम करने पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, नागालैंड है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए एक नई नीति 2021 जो है वो क्या की गई है, लागू की गई है। इस देश में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बन रखे हैं, उसके खिलाफ होने वाले अन्यायों के लिए भी कानून बन रखे हैं। राजस्थान में भी महिलाओं के लिए नीति जारी करने की घोषणा की जा चुकी है। राजस्थान जो है उसमें भी क्या की जा चुकी है, राजस्थान में भी घोषणा जरूर हुई है लेकिन अभी तक नीति बनी नहीं है। घोषणा जो है वो बजट में की गई थी कि महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की हम नीति लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक बना कुछ ऐसा नहीं है। नई नीति 2021 जारी करने वाला इनमें से कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी आपको पता ही है क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये मानो दिन में 3 बार जो है वो कहा जाते हैं आजकल उत्तर प्रदेश जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और बिहार है। अभी पिछले दिनों गरीबी सूचकांक जो बहुआयामी जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का आपको पता ही होगा। प्लस इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के आर्थिक सुरक्षा सलाहकार में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा, 10 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक सर्वे जारी किया गया। उसमें भी सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, बिहार का रहा। उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो किसका रहा था, पश्चिमी बंगाल का रहा था। तो इसमें से आपको बताना है अब सही जवाब क्या होगा, कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य ने क्या किया है, नई नीति जो है महिलाओं के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए नई नीति जो है वो घोषणा कर दी है। तो ऐसा जो है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। ये ध्यान रखना, भारत का ये तटीय क्षेत्र है। इस तटीय क्षेत्र में यहां आपका क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है, तमिल बहुल जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, मुख्य भाषा यहाँ की तमिली है और ये तमिली बहुल क्षेत्र जो है ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर नई नीति 2021 जो है वो क्या की गई, जारी की गई। आपने स्टालिन का नाम सुना होगा, स्टालिन। ये स्टालिन जो है वो यहाँ पर वर्तमान में सरकार में है। ठीक है, यहाँ सरकार में है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका, तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ मामा जी जो है शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे ही हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी जानकारियां पहले से है ही। अब बात करते हैं नए सवाल पर। हाँ जी, न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन, 5 साल से अधिक रहेगी ये नीति जरूर। चलिए नए सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिएगा भैया। ये रहा, रोज टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की क्या कर दी है, अभी हाल ही में घोषणा कर दी है। इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, भारत से है, न्यूजीलैंड से है, बताइए जरा। भारत के 3 क्रिकेटर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हैं आपके सौरव गांगुली जी, सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली। उसके बाद 2 नंबर पर है आपके MS धोनी। ठीक है, MS धोनी। इसके बाद है आपके राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। इसके बाद है आपके कौन है, VVS लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण जो हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इतने प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली BCCI के प्रमुख हैं, BCCI के प्रमुख हैं। इसके अलावा जो पुरुषों की टीम है उसमें ICC जो है उसमें भी इनको भूमिका दी गई है अभी हाल ही में।
MS धोनी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसके क्या है, मेंटोर हैं। क्या है, मेंटोर की भूमिका में है। राहुल द्रविड़ जो हैं, राहुल द्रविड़ आपको पता है ये मुख्य कोच हैं। क्या है, मुख्य कोच जो हैं वो भारतीय टीम के कौन है, राहुल द्रविड़ है वर्तमान में। VVS लक्ष्मण जो है वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जो है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है, NCA या NCI कह दीजिए, ठीक है, इस NCA के क्या है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनको मुख्य जिम्मेदारी इसकी दी गई है। ये भारत के संबंध में है। IPL का आयोजन जो है वो BCCI के द्वारा किया जाता है। IPL का आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। IPL की तर्ज पर अभी आपको पता है प्री कबड्डी लीग चल रही है, ये इसका 8वां संस्करण है। अभी 2022 में जो है इसी की तर्ज पर शतरंज जो है उसकी जो है वो लीग भी क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे मूल सवाल पर। मूल सवाल जो है वो रोस टेलर को लेकर है। ये रोस टेलर जो है वो न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं और ये जो न्यूजीलैंड के हैं वो क्या थे, बैट्समैन थे। न्यूजीलैंड के क्या थे, बैट्समैन थे। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें से दोनों में से कोई सा भी सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, न्यूजीलैंड है। और T20 अभी जो आयोजित हुआ था उस सीरीज में किसने जीत दर्ज की थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हुई उसमें जीत दर्ज की है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ओशिनियाई कहा जाता है। आप लोग ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहीं पर आपका न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र पड़ता है। चलिए तो इसके बारे में विस्तार से फिर बात करेंगे। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं पहले क्या है। राइट टू पी अभियान की शुरुआत कहां से की गई, आपको यह बताना। राइट टू क्या है, पी अभियान है। इस अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में कहां से की गई, आपको यह बताना है। राइट टू पी, PEE है, ठीक है, राइट टू पी, ये है। तो देखिए सार्वजनिक जो शौचालय हैं, सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक शौचालय, इन सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति जो है उसमें सुधार करने के लिए कौन सी जगह है जहां पर क्या किया गया, एक अभियान चलाया गया है। वैसे आप लोग स्वच्छ भारत अभियान को जानते होंगे। स्वच्छ भारत जो अभियान है, ये अभियान 2 अक्टूबर को चलाया गया था, आपको ये भी जानकारी होगी, ठीक है। तो अब सार्वजनिक शौचालय जो है इनकी स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए, इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए अभी एक जगह है जहां से क्या किया गया, राइट टू पी है, ठीक है, राइट टू मी नहीं है। मी टू अभियान तो था, ये एक आपको पता है क्या है, मी टू अभियान जो है वो भी जरूर ध्यान रखना आप लोग। ये मी टू अभियान जो है वो महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो शोषण की घटनाएं थे, ठीक है, वो चाहे आपके कार्यस्थल पर शोषण हो, चाहे घर पर शोषण, आपका जो शोषण होता था उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का एक मंच बना जो खूब चर्चा में रहा था। तो अभी आपका इसका सही जवाब जो है वो क्या है, नागपुर है। नागपुर महाराष्ट्र में इस प्रकार के अभियान की क्या की गई है, शुरुआत जो है वो की गई है। नागपुर से इस अभियान की अभी हाल ही में शुरुआत की गई। दिल्ली से नहीं किया गया, रेवाड़ी हरियाणा से नहीं किया गया, जयपुर राजस्थान से भी इस प्रकार का कोई अभियान अभी हाल ही में नहीं चलाया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें जो है वो याद होगी, और नहीं भी याद है तो आप लोग इन चीजों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नागपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का जो नागपुर है, राजस्थान का नागपुर, वो नागपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर जो है वो आपका झालावाड़ है, ठीक है। राजस्थान का नागपुर क्या है, झालावाड़ है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है संतरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में राजस्थान से किन्नू जो है, उस किन्नू की बेहतरीन किस्मों को कहां भेजा गया, ट्रेन के द्वारा बांग्लादेश भेजा जा रहा है। कहां पर, बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो आपको बताना है ये किन्नू जो है इसकी नई होने वाली उत्पादक क्षमता को बांग्लादेश ट्रेन के माध्यम से कहां से भेजा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है गंगानगर जो है, यहां गंगानगर से इसे क्या किया जाता है, भेजा जा रहा है। एक 2-3 दिन पहले आपको लिग्नाइट आधारित संयंत्र जो है वो कहां पर लगाया जा रहा है ये भी मैंने बताया था। तो मैंने आपको बताया था गूडा वेस्ट जो है, क्या है, गूडा वेस्ट, गूडा है वैसे नाम तो उसका, लेकिन वेस्ट आगे लगा रहा है
कि गुडा वेस्ट है ये जगह कहाँ पड़ती है, तो झुंझुनू जिले में जो है वो ये आपकी पड़ती है। तो झुंझुनू जिले का गुडा वेस्ट है, वहां पर लिग्नाइट आधारित संयंत्र क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। और कार्बन से संबंधित भी आपको कल की क्लास में बताया था मैंने कि आपका जो चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, वहां पर कल वाले क्लास में हमने बात की थी इस सवाल के संबंध में, वो भी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है, वहां पर इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है या उसको लगाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें जो है वो आपके संबंध में आती होगी, बहुत अच्छे से जानकारी होगी। और पहली किसान ट्रेन की अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में प्रथम किसान ट्रेन जो है वो कहां से गई थी, तो प्रथम किसान ट्रेन राजस्थान में अलवर से लेकर के, अलवर से कहां गई थी, वो असम के लिए गई थी, अलवर से असम के लिए वो ट्रेन पहुंची थी। और वो किस स्पेशल ट्रेन के नाम से, प्याज लेकर राजस्थान से गई थी, क्या लेकर, प्याज जो है उसको लेकर अलवर से लेकर के असम के लिए गई थी। ये राजस्थान की प्रथम किसान ट्रेन थी, राजस्थान की क्या थी, प्रथम किसान ट्रेन थी। उसमें भी किसानों को बहुत बड़े नुकसान को सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्याज था वो लंबी अवधि के कारण वहां पर क्या हो गया, आपका सड़ गया। तो चलिए, मेरे हिसाब से आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होगी। राजस्थान में कल के दिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं थी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो उन सभी सवालों को अगर आज कुछ और आता है तो नए सवालों के साथ मिलाकर हम कल की क्लास में वापस बातचीत करेंगे आप सभी के साथ। हाँ जी, असम के हल्दिया तक गई थी, एकदम सही है। तो आज की क्लास को यही हम विराम देते हैं मेरे मित्रों। ये आज की क्लास में मैंने कराए हैं 10 सवाल, ये 10 के 10 सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो नाम है वो जरूर ध्यान रखना, आपका मिठेश निर्मोही जो है, मिठेश निर्मोही, ये इन दोनों तीनों दिनों की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अलावा आपको बताया गया गुडा जो वेस्ट वाला क्षेत्र है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है 2-3 दिन में ही, अभी कल की क्लास में और परसों की क्लास में हमने राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है, ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर बात की थी, उत्पादन क्षमता पर बात की थी। उसमें मैंने आपसे सौर ऊर्जा, इसके अलावा पवन ऊर्जा, इसके अलावा रूफटॉप एनर्जी जो है, इन तीनों पर मैंने बातचीत की थी। और कौन सा स्थान राजस्थान का है, कितनी हमारी क्षमता और कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास में आपसे विदा लेते हैं और फिर बातचीत करेंगे आपसे कुछ बेहतरीन सवालों पर, कुछ बेहतरीन बातों पर, और आप लोगों से बातचीत इसी प्रकार लगातार जारी रहेगी। तो चलिए, आप सभी से कल फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। आप सब तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।